हेलो एवरीवन, या वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू दी ग्लास लैब। रिफ्रैक्शन मतलब क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट। कि लाइट रे जब भी ट्रैवल कर रही है और उसका मीडियम अगर चेंज होता है तो लाइट रे हमेशा अपना पाथ चेंज कर लेती है, बेंड कर जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जैसे इस केस में इधर हमारी लाइट रे ट्रैवल कर रही है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो लाइट रे ने देखो थोड़ा सा बेंड कर लिया है, अपना पाथ चेंज कर लिया है और लाइट रे बेंड कर गई है टुवर्ड्स द नॉर्मल। इस केस में हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो स्मॉलर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। और यहाँ पे अगर हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाएं तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो साइन आई होगा, रेशियो ऑफ साइन आई बाय साइन आर, ये हमारा हमेशा एक कांस्टेंट होगा। और यही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा स्नेल्स लॉ भी कहलाता है। अब हमें ये स्नेल्स लॉ ही करना है, अप्लाई करना है, और हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू दी ग्लास स्लैब। याद रखना, रिफ्रैक्शन थ्रू दी ग्लास स्लैब में लाइट रे दो बार रिफ्रैक्ट करती है, दो बार अपना पाथ चेंज करती है। अब देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू दी ग्लास स्लैब। तो यार इधर हमने एक ग्लास स्लैब लिया जिसकी कुछ ना कुछ थिकनेस हमने अज्यूम कर ली कि इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस टी है। और इस ग्लास स्लैब पे हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट रे फॉल डाउन करा रहे हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट रे मतलब एक सिंगल कलर की लाइट रे। सिंगल कलर की लाइट रे क्यों ली है अभी वो भी डिस्कस करेंगे। तो याद रखना, इधर हमने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट रे ली है। ऊपर कौन सा मीडियम हमने अज्यूम किया है? एयर। ये हमारा ग्लास स्लैब है और फिर से नीचे हमारे पास क्या है? एयर। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यार हमें पता है कि सिंस लाइट रे एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रैवल कर रही है तो ये लाइट रे बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इस लाइट रे को हमने बेंड करा दिया है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखो यहां पे हो गया है हमारा फर्स्ट रिफ्रैक्शन। मार्क कर देते हैं, ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला एंगल हो जाएगा हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्शन। सिमिलरली अब जब लाइट रे यहां पे फॉल डाउन कर रही है तो फिर से लाइट रे के लिए पाथ चेंज हो जाएगा क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। अब लाइट रे डेंसर मीडियम मतलब ग्लास से एयर की तरफ ट्रैवल कर रही है तो अब ये बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हो गया बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सिंस लाइट रे भैया अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर रही है तो इसलिए इस वाले केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर होगा कंपेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जो ये फाइनल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इसको हम डिनोट करेंगे ई से, जिसको हम एंगल ऑफ इमर्जेंस भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना एंगल ई एंगल ऑफ इमर्जेंस है जो बेसिकली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए। ठीक है, अब यार ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको हम आर ही डिनोट कर सकते हैं। आर क्यों डिनोट कर सकते हैं? क्योंकि ये दोनों एंगल्स हमारे पास सेम होंगे क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये। क्योंकि देखो ये हमारे पास जो है नॉर्मल 1 और जो ये है नॉर्मल 2, ये दोनों नॉर्मल्स परपेंडिकुलर टू द ग्लास स्लैब होंगे तो ये दोनों नॉर्मल्स पैरेलल होंगे। और हमें पता है कि अगर कोई पैरेलल लाइट रेज को कोई एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स आएंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे पास इक्वल आएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इसलिए ये वाला एंगल आर और ये वाला एंगल आर सेम होगा। अब अगर मैं लाइट रे का पाथ एक्सटेंड कर दूं, जो ये हमारे पास इंसिडेंट रे है इसको एक्सटेंड कर दूं, तो यार हमें दिखेगा ये एक इमेजिनरी लाइट रे है, इसको एक्सटेंड कर दूं तो हमें दिखेगा कि ये इंसिडेंट रे और जो ये फाइनल इमर्जेंट रे आई है ये दोनों रेस आपस में पैरेलल होगी। यही चीज हमें प्रूफ करनी है कि ये इमर्जेंट रे और ये जो इंसिडेंट रे का पाथ एक्सटेंड किया है हमने इमेजिनरी पाथ, ये दोनों बिल्कुल पैरेलल होंगे। तो अब ये कैसे प्रूफ करेंगे? ये हम प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्नेल्स लॉ। तो आओ देखते हैं, स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो यार अगर मैं फर्स्ट रिफ्रैक्शन की बात करूं, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए मैंने लगाया स्नेल्स लॉ। तो हमारा आ जाएगा साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर एक कांस्टेंट होगा और वो कांस्टेंट क्या होगा? हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इधर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा? याद रखना हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्स फॉर्म में लिखना होता है। रिफ्रैक्शन कौन से मीडियम में हुआ है? ग्लास में। तो हम ऊपर लिखेंगे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इंसिडेंस कौन से मीडियम में हो रहा है? इंसिडेंस एयर में हो रहा है तो नीचे हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होता है हमारे पास 1। तो इस वैल्यू को हम कंसीडर कर लेंगे 1। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1।
आई होप आपको ये क्लियर होगा। सिमिलरली अब हम बात करते हैं सेकंड रिफ्रैक्शन की, और सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए हम फिर से स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो जब हम सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हमारे पास आएगा साइन आर, क्योंकि अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, डिवाइडेड बाय साइन ई। फिर से देखो इनवर्स फॉर्म में लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस कौन से मीडियम में आ रहा है, एयर के अंदर आ रहा है, तो अब की बार आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हमारा न्यूमरेटर में। एंगल ऑफ इंसिडेंस आर जो है वो कौन से मीडियम में है, ग्लास के अंदर, तो नीचे आएगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और ये हो गई आपके पास इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय 1। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, साइन आर बाय साइन ई इज इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशंस को आप मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा साइन आई बाय साइन आर इज इनटू साइन आर बाय साइन ई इज इक्वल टू, फर्स्ट वाले के लिए हमारे पास आरएचएस टर्म क्या था, हमारे पास आरएचएस टर्म था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय एयर, जो होता है 1, इनटू हमारे पास सेकंड वाले के लिए आया था 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, साइन आर कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास इक्वेशन बन के आई साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू, अगेन बाय माय मिस्टेक, साइन आई बाय साइन ई इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास फाइनल एक कंक्लूजन आ गया, साइन आई इज इक्वल्स टू साइन ई, जिससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस हमारे पास सेम आ रहा है। अब देखो अगर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस सेम आ रहा है तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि यार दो लाइट रेज हमारे पास पैरेलल है, क्योंकि अगर दो लाइट रेज पैरेलल होंगी तो ही वो सेम एंगल बनाएंगी। लेकिन इन दो लाइट रेज के बीच में कुछ ना कुछ ये परपेंडिकुलर गैप आएगा, इस परपेंडिकुलर गैप को हम डिनोट कर रहे हैं डी से, और यही डी हमारा कहलाता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे लिख रहा हूं हमारा डी क्या कहलाएगा, जो एक परपेंडिकुलर शिफ्ट आया है, इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे दोनों से पैरेलल है लेकिन एक परपेंडिकुलर शिफ्ट है उनमें, और ये परपेंडिकुलर शिफ्ट हमारा क्या है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है कि यार ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है ये किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा और किस तरीके से डिपेंड करेगा। तो आओ अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स जो हमारा इंपैक्ट डालेगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट इसी के अंदर है टॉपिक दैट आर फैक्टर्स। यार सबसे पहला फैक्टर एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे लाइट रे, हमारा जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में गैप है वो बढ़ जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दूं तो डेफिनेटली ये इधर बेंड कर जाएगी, तो ये जो गैप है बिटवीन इमर्जेंट रे एंड द इंसिडेंट रे ये हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो यार इसीलिए इधर हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या कर जाएगा, ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाएगा। दूसरा फैक्टर होगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। जैसे जैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इंक्रीज करेंगे लाइट रे उतनी ज्यादा बेंड करेगी, जितनी ज्यादा बेंड करेगी उतना ज्यादा ये गैप इंक्रीज होता चले जाएगा। तो इसी से हम क्या कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लैटरल डिस्प्लेसमेंट फिर से कैसे आ गए हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गए, कि अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेंगे तो हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज कर जाएगा। तीसरा फैक्टर हमारे पास क्या है, तीसरा फैक्टर है हमारे पास थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। अगर हम थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब इंक्रीज करेंगे तो याद रखना इधर भी वही कॉन्सेप्ट चलेगा हमारा, जैसे जैसे आप थिकनेस बढ़ाओगे हमारा जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है वो भी बढ़ जाएगा। अब लास्ट पॉइंट याद रखना, ये डिपेंड करेगा वेव लेंथ पे। अब अगर आपको याद हो मैंने आपको बोला था कि हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ही लेंगे। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब एक सिंगल कलर की लाइट रेज लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक लाइट रे की एक डिफरेंट वेवलेंथ होगी। तो अगर सपोज हमने एक व्हाइट लाइट ली, तो व्हाइट लाइट तो आपको पता ही है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, तो हर एक कलर की वेवलेंथ अलग अलग होगी। सिंस हर एक कलर की वेवलेंथ अलग अलग होगी तो सबके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग अलग अलग आएगी और जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है वो भी अलग अलग आएगा। अब इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, क्या याद इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। तो मतलब अगर आप वेवलेंथ इंक्रीज कर रहे हो
रिलेशन को थोड़ा ध्यान से देखो, अगर हम वेवलेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डिक्रीज, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लैटरल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिक्रीज करेंगे तो हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अब यार अब इनको रिलेट कर दो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो याद रखना जैसे जैसे हम वेवलेंथ इंक्रीज करेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करेगा। इसी पे एक कॉमन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो ये है कि किसके लिए लैटरल डिस्प्लेसमेंट सबसे कम आएगा, वायलेट के लिए आएगा या रेड के लिए आएगा। तो आपको पता होगा कि यार हमारी जो रेड कलर की वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होती है और वायलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो मिनिमम होती है। वेवलेंथ और लैटरल डिस्प्लेसमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम कहेंगे सिंस इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है तो इस केस में जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट आएगा वो मिनिमम होगा। वेयरएज वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है तो इस केस में जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा हमारे पास मैक्सिमम। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिसपे हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब और लास्ट है हमारा वेवलेंथ ऑफ द लाइट। इसीलिए हम यूज करते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा यार। थैंक यू वेरी मच।